हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके पहले हमने जो किया है उसके आगे बढ़ेंगे। वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल किया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन देख लिया। इंटरफेरेंस कल हमने देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। तो याद रखिएगा, इसमें फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन नहीं है, हमको हमको केवल इसको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, कल की क्लास में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले कल की क्लास में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन बताया कि वेव्स किस तरीके से सुपर इम्पोज करती हैं, और अगर वेव्स कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज करती हैं तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, और अगर डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करती हैं तो एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर। देन इसके बाद हमने आपको कोहेरेंट सोर्सेज बताए, जिसमें हमने आपको बताया कि सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम फेज होना चाहिए, है ना, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज का याद रखिएगा, सेम फेज और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। क्लियर। यस, तो कोहेरेंट सोर्सेज के बाद में, देन इसके बाद में कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का तरीका, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमारे काम का डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है। देन इसके बाद हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, और लाइट किस तरीके से किसी 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 पॉइंट पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां पर इंटेंसिटी कम हो जाती है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। याद रखिएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए आपके पास जो सोर्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। क्लियर। देन इसके बाद हमने आपको कल इंटरफेरेंस करके बताया कि दो सोर्सेस आपके पास में है। तो देखिए किस तरीके से ब्राइट, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपके पास में ब्राइट फ्रिंज मिलते हैं, या आपके पास में हाई इंटेंस्ट यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी, तो ब्राइट फ्रिंज, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, एंड देन अगेन ब्राइट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चों की सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होता है। क्लियर हो गया। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा क्या होगा बच्चों, ब्राइट होगा। देन बेटा इसके बाद हमने इसका आपको डेरिवेशन करके बताया, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेन कर ही दिया कि अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग अलग हो जाती है। देन इसके बाद इसका हमने डेरिवेशन किया। क्या था डेरिवेशन, so that the superposition of the wave originating from the two coherent sources S1 and S2, दो waves S1 और S2 निकलती हैं। S1 का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t और y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। ओके। इसके बाद हमने इसका क्या निकाला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको निकाल करके बताया। ठीक है ना। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस थीटा। क्लियर। और कल ए और बी की वैल्यू हमने आपको निकाल के बताई थी, है ना। ए और बी की वैल्यू अलग तरीके से निकाली थी। ये एक क्वेश्चन है सेपरेटली, इसको हम लोग अभी करेंगे, देखिएगा। चलिए आज हमारा, देन उसके बाद हमने ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के केसेस किए थे। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सो फाई एंगल ऑफ फेज इक्वल्स टू 2 n पाई। एंड देन इसके बाद में हमने पाथ डिफरेंस निकाला था। पाथ डिफरेंस जो आपका आया था x इक्वल्स टू n लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आया था x इक्वल्स टू 2n माइनस वन लेमडा बाई टू, अदरवाइज आप 2n प्लस वन भी ले सकते हैं, बिकॉज और दो केसेस में बनता है, 2n माइनस वन पे भी बनता है और 2n प्लस वन पे भी बनता है। सो यू कैन आइदर टेक 2n प्लस वन लेमडा बाई टू। क्लियर हो गया। और ऑड के लिए जो एंगल ऑफ फेज होता है डेल्टा फाई, कल बताया गया था आपको, दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस वन लेमडा बाई टू। ओके। angle of phase equals to 2n plus 1, sorry, it is pi, not lambda by 2, it is equal to pi, 2n plus 1 pi। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने कल एंगल ऑफ फेज की मदद लेकर के आपने ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के केस करे थे। आज हम करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन बात की बात है। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रिंज की पोजीशन, nth ब्राइट एंड nth डार्क, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ठीक है ना। और फिर उससे आएगी हमारे पास में फ्रिंज की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन, और डार्क फ्रिंज
और ब्राइट फ्रिंज की एग्जैक्ट लेंथ। ठीक है, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं आज की क्लास का। चलिए, सो कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमने कल कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कॉपी खोल के हेडिंग बना लीजिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये वही डबल स्लिट है जो कल हमने डिवाइड किया था अपने वेव फ्रंट को। सो ये देखिए, ये आपके पास में सिंगल स्लिट हो गई और ये डबल स्लिट हो गई। दो स्लिट रखी क्यों गई है बच्चों? क्योंकि आप चाहते हैं कि फाइन बीम आपको मिले और आपका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए बाद में डबल स्लिट रखी गई है। अब ये क्या कर रहे हैं, वेव फ्रंट को ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल स्लिट से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट गुजरेगी और उससे जो वेव फ्रंट बनेगा उसको ब्रेक करके डबल स्लिट में ब्रेक कर देंगे। ये देखिए, यहां से तो इनफाइनाइट लाइट आएगी, बहुत सारी लाइट्स आएंगी। ओके, यहाँ से बहुत सारा वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा, बहुत सारी लाइट रे आएगी, उसमें से कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट को जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर, और आउट ऑफ इतनी सारी लाइट में से कुछ लाइट यहाँ पे भी एक्चुअली जाना पड़ेगा इस लाइट को ऐसे इस तरीके से। ये बना नहीं हुए, आप इसको समझ पा रहे हैं? ये देखिए, दो लाइट्स हैं, ये दो लाइट यहाँ पे चली गई, एंड देन ये दोनों लाइटें यहाँ से जा करके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखिए, जैसे कल वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था आपका डायग्राम में, उसी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और जो सेंट्रल सेंट्रल पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मतलब हायर इंटेंसिटी। तो ये सेंट्रल फ्रिंज जो होता है हमेशा ब्राइट होता है। देख लीजिए, यदि आपको कल भूल गया है तो कल के डायग्राम में हम लोग एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। ठीक है, जो इस डायग्राम की हम बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए, दो सोर्सेस हैं। अब दो सोर्सेस से जाने वाले वेव फ्रंट, अब आप सेंट्रल को देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो, रेड रेड ब्लू ब्लू, रेड रेड ब्लू ब्लू, रेड रेड ब्लू ब्लू एंड रेड रेड। तो यहाँ पर इसको आप ज्वाइन कर रहे हो तो जो सेंटर में हमेशा मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है? ब्राइट बैंड मिल रहा है। मिल रहा है बच्चों के नहीं मिल रहा? तो मैं आपसे ये वाला जो पैटर्न गया है, मैं इसकी बात कर रहा था कि सेंट्रल फ्रिंज हमेशा जो बनेगा वो बेटा ब्राइट बनेगा। क्लियर? तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो इसी से होगी, देन उसके ऊपर डार्क, देन नीचे भी डार्क, मतलब अल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क के पैटर्न आपको मिलते जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं। अभी हमने देखा यस, अब इसको डेरिवेशन को हम सिस्टमेटिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स एस था, सोर्स एस को हमने वेव फ्रंट में दो दो सोर्सेस में ब्रेक कर लिया बेटा, और दो सोर्सेस S1 और S2 बन गए। ठीक है बच्चों, तो दो सोर्सेस S1 और S2, जैसे यहाँ पे एक सोर्स S1 बनेगा और यहाँ पे एक सोर्स S2 बनेगा। सो दो सोर्स बन गए आपके पास में S1 और S2। अब इन दोनों से मान लीजिए किसी पॉइंट P पर लाइट रे आती है। ओके, सो या तो वो लाइट रे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगी। चलिए देखते हैं, वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस के ऊपर। और ये मान लीजिए ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है, और अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल पोजीशन पे जो हमेशा आपको फ्रिंज बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? ब्राइट बनता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब इस पोजीशन पे जो आपको फ्रिंज मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा? ब्राइट मिलेगा। क्लियर? चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं सेंट्रल पोजीशन का नाम O है, और O से P पॉइंट पर बनने वाली जो फ्रिंज है उसकी हाइट Y है। क्लियर? हाँ, तो Y पोजीशन पे आपके अलग अलग, Y एक वेरिएबल पोजीशन है, तो Y हाइट पर आपका फ्रिंज बनेगा। चलिए कुछ मार्जिन ज्वाइन कर दीजिए। ये S1 है और ये अपना स्क्रीन है। तो S1 और दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल d बोलते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर दोनों सोर्सेस आपके डी डिस्टेंस पे हैं, लाइक ये दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस आपकी डी है। क्लियर? तो यदि मैं आधे आधे की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? d/2 एंड d/2। एग्री? और बेटा यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस, मतलब स्क्रीन से लेकर के स्लिट तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। यस, ये नोट कर लीजिए।
ये कैपिटल डी हो गया। क्लियर? यस। अब देखिए S1 एंड S2 रीच द पॉइंट P विथ सम फेज डिफरेंस एंड हैंस सम पाथ डिफरेंस। ऑब्वियसली बेटा मैंने कल बताया था जैसे कि जब पाथ डिफरेंस आता है तो फेज डिफरेंस भी इंक्लूड हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब देखें आप S1 से लेकर के P तक का रास्ता थोड़ा छोटा है क्योंकि ये S1 के पास में है P। क्लियर कि नॉट क्लियर? और S2 से लेकर के P तक का रास्ता थोड़ा सा बड़ा है बड़ा कि नहीं बड़ा है? तो इन दोनों के पाथ में डिफरेंस है। कितना होगा पाथ डिफरेंस? हम बोलते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू S2P बड़ा वाला पाथ माइनस छोटा वाला पाथ। क्लियर कि नॉट क्लियर? ज्योमेट्रिकली इस पाथ डिफरेंस को कैसे निकालेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जितना गैप बचा वही आपका पाथ डिफरेंस होगा। क्लियर? नाउ डेल्टा P इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। यस, तो दिस ये जो अपने पास में ये डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस? दिस इज पाथ डिफरेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई यहां से लेकर के यहां तक तो आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो बन गया ये आपका बन गया पाथ डिफरेंस। क्लियर? Yes, so the waves from S1 and S2 reach the point P having some phase difference. So obviously they will have some path difference. Now delta is equals to S2P minus S1P. अब आप क्या करते हैं, इसको आपको निकालना है बेटा, S2P माइनस S1P को। तो कैसे फाइंड करोगे बेटा? आपको जानबूझ के करना है, पाइथागोरस थ्योरम इन्वॉल्व करनी है। S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। ध्यान से देखिए S2P का स्क्वायर क्या होगा। S2P का स्क्वायर हाइपोटेनस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों? बिल्कुल दिख रहा है इस ट्रायंगल में। और क्या बन जाएगी बेटा, हाइट कितनी बन जाएगी? यहां तक y और यहां तक d/2, मतलब S2P के लिए ये डिस्टेंस बन जाएगी y प्लस d/2। एग्री? तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बन जाएगा बेटा d का स्क्वायर। तो S2P स्क्वायर बन जाएगा d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? माइनस S1P स्क्वायर इक्वल्स टू, अगेन S1P स्क्वायर देखिए कहां से निकलेगा बेटा, यहां से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? So S1P square is a hypotenuse for this triangle. So what is this? This will become y minus d/2 because all total y है, इतना कट गया तो d/2 हट गया. So this length become y minus d/2. So y minus d/2 square plus d square. Clear कि not clear? चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज करके a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी। क्लियर? और ये पूरी एक्सप्रेशन आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास में बचेगा 2yd। कितना बचेगा? 2yd। आप चाहे तो इसको ओपन करके देख लें। यदि इसको ओपन करेंगे तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे d स्क्वायर है। नाउ y प्लस d/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू वाई इंटू d/2। 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई d/2, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस विल बिकम हाफ ऑफ वाई डी। ओके, एंड माइनस है तो माइनस माइनस डी स्क्वायर। नाउ अब ये माइनस जा करके इसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा प्लस को। सो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस 2ab से प्लस वाई डी आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? So d square y square d square by 4 d square y square d square by 4 cancel and yd plus yd equals to 2yd. Yeah, 2yd, sorry, y small d. Okay, so 2yd आ गया आपके पास में। क्लियर बच्चों की नॉट क्लियर? अब ये आपके पास में S2P माइनस S1P है। क्या मैं S2P माइनस S1P को पाथ डिफरेंस डेल्टा लिख सकता हूँ? बिल्कुल, इसके प्लेस पे क्या आ सकता है अपने पास में? डेल्टा। यस, डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस। अब आपके पास में क्या बचा? S2P और S1P। जरा देखिए S2P और S1P एक छोटे एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए बेटा S2P S1P की जो लेंथ होती है वो लगभग इसके बेस के इक्वल होती है। क्लियर? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कोई बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट अब जैसे यहां देख लीजिए आप, ये बताइए आपकी ये इस वाली डिस्टेंस में और यहाँ सेटअप में ये वाले डिस्टेंस में क्या कोई फर्क है कि नहीं है? कोई विशेष फर्क नहीं है बच्चों। मतलब ये देखा जाए तो ये भी डी के इक्वल है और ये भी डी के इक्वल है। ये और नो? तो इसको डी मान लेंगे। सो दिस विल बिकम डी प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू 2d। सो 2 कैपिटल डी इक्वल्स टू 2yd। क्लियर कि नॉट क्लियर? 2 2 2 कैंसिल। नाउ डेल्टा डी इज इक्वल्स टू
डेल्टा डी इज इक्वल्स टू वाई डी। सो डेल्टा इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू वाई डी बाई डी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आ गई बच्चों पाथ डिफरेंस। ये कितना है हमारा? पाथ डिफरेंस आया है दो वेव्स के बीच का। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, ये पाथ डिफरेंस आया है। चलिए बच्चों, तो ये यहाँ तक तो हो चुका है अपने पास में, ठीक ना। अब हमारे पास पाथ डिफरेंस आ चुका है। हम इसकी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे इसका डेरिवेशन अब हम निकालेंगे। अभी आपने देखा कि अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज मतलब ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ पर बनती है। तो एज यू नो कि हमने पाथ डिफरेंस क्या निकाला बेटा? हमने पाथ डिफरेंस अभी निकाला है वाई डी अपॉन डी। यस, याद रखिएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल्स टू वाई, ऊपर स्मॉल डी रहता है और कैपिटल डी नीचे रहता है। कल हमने बताया था कि अगर आपके पास फ्रिंज ब्राइट बनेगा तो पाथ डिफरेंस जो होगा एन लैम्डा के इक्वल होगा। कल हमने डिराइव किया था पाथ डिफरेंस एन लैम्डा आता है, याद आ गया? सो फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा। सो कंपेयर कर दीजिए यहाँ पे। सो क्या आ जाएगा देखिए, y की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि y इज द पोजीशन ऑफ फ्रिंज। सो वाई डी इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो यहाँ से y इक्वल्स टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर बच्चों? यस, तो अब आप वैल्यू पुट करते जाइए। n इक्वल टू जीरो सेंट्रल फ्रिंज, सबसे पहला ब्राइट फ्रिंज बनेगा y जीरो इक्वल्स टू जीरो पर, मतलब एकदम स्टार्टिंग पे, बीच सेंटर पे। क्लियर की नॉट क्लियर? सोर्स से अलाइनमेंट। देन सेकेंड y1 फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगा बेटा? n के प्लेस पे 1 रख दीजिए। सो इट विल बी डी लैम्डा बाई डी। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? देन सेकेंड ब्राइट फ्रिंज n इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, तो इट विल बी 2 डी लैम्डा बाई डी। फॉर nth ब्राइट फ्रिंज इट विल बी वाई एन इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी। बेटा ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। सो nth ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल्स टू n कैपिटल डी स्मॉल लैम्डा अपॉन डी। क्लियर हो गया बच्चों? सो y इज इक्वल्स टू एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। क्लियर? यस। अब देखिए ये यहाँ से कुछ रिलेशनशिप भी हमें पता चल रही हैं, वो क्या पता चल रही हैं उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यस, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि जो y है वो प्रोपोर्शनल टू डी के है। इधर से दिख रहा है कि जो फ्रिंज की हाइट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। मतलब जो गैप जितना स्लिट और पर्दे के बीच में, स्क्रीन के बीच में होगा, फ्रिंज उतने ऊपर ऊपर बनेंगे। क्लियर की नॉट क्लियर? एंड देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। मतलब गैप जितना कम होगा फ्रिंज की हाइट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और गैप जितना ज्यादा होगा फ्रिंजेस इनके स्लिट के बीच में, फ्रिंज एंथ फ्रिंज आपके उतने नीचे नीचे मिलेंगे, कम हाइट पे मिलेंगे। क्लियर है? यस, चलिए अभी अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो अगेन बेटा डार्क फ्रिंज के लिए कल मैंने क्या पढ़ाया था? जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यस, तो इस बार अपना पोजीशन, सॉरी, पाथ डिफरेंस कितना आया है? y इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी, डेल्टा इज इक्वल्स टू, सॉरी, वाई डी बाई डी। सो वाई डी बाई डी पिछले बार अपन ने एन लैम्डा से कंपेयर किया, इस बार किससे कंपेयर कर देंगे? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 से। क्लियर? सो y की वैल्यू निकालो यहाँ से। सो वाई डी बाई डी, सो y इज इक्वल्स टू देखो 2n प्लस 1 लैम्डा है, कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2d। यस, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। क्लियर की नॉट क्लियर? पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। नाउ n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले n इक्वल टू जीरो पुट करिए। तो n इक्वल टू जीरो पुट करने पर फर्स्ट जो आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपका मिलेगा वो डी लैम्डा बाई 2d पर मिलेगा। याद रखिएगा, देखिए ब्राइट जीरो पे मिल रहा है और ये कहाँ पे मिलेगा? डी लैम्डा बाई 2d पे। क्लियर की नॉट क्लियर? यस। सेकेंड डार्क फ्रिंज आपका मिलेगा 3d लैम्डा बाई 2d, क्योंकि आप n की जगह पे रखिए यहाँ पे n इक्वल टू 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3d लैम्डा बाई 2d। सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 पर आपका थर्ड डार्क फ्रिंज आपको मिलेगा। देन आपका n इक्वल टू n पर डार्क फ्रिंज मिलेगा y डैश n इक्वल्स टू 2n प्लस 1 d लैम्डा बाई 2d। क्लियर बच्चों? यस। तो यहां तक डार्क फ्रिंज के ये डेरिवेशंस हमको बनने चाहिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों?
कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी। अब बात करते हैं फ्रिंज विड्थ। हालांकि बहुत सरल है फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए, बट इसको सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन, फ्रिंज विड्थ भाई, एक्सप्रेशन फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ। भाई डार्क फ्रिंज कहाँ बैठा होगा, दो ब्राइट है, ये देखिए ये दो ब्राइट है, ओके, ये दो ब्राइट है। मान लिया ये nth ब्राइट है और ये n-1th ब्राइट है, तो दो ब्राइट के बीच में कौन बैठा होगा, एक डार्क ही तो बैठा होगा, यस कि नो। भाई दो ब्राइट के बीच में एक डार्क बैठा होगा, तो आपको इस डार्क की वैल्यू चाहिए है कि ये डार्क की वैल्यू कितनी है ना। ये डार्क की आपको वैल्यू चाहिए है कि इस डार्क की वैल्यू कितनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, आप अगर yn में से yn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो डार्क फ्रिंज का विड्थ इक्वल्स टू yn-yn-1। क्लियर। सो yn, अभी देखा आपने yn का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू n कैपिटल d लैम्डा बाई d, और n-1 कर दो, मतलब n के प्लेस पे n-1 यूज कर दीजिए, सो इक्वल टू d लैम्डा बाई d n-1। नाउ टेक d लैम्डा बाई d एज ए कॉमन, ले सकते हैं आप कॉमन। सो d लैम्डा बाई स्मॉल d अगर आपने कॉमन ले ली तो ब्रैकेट में क्या छूट गया, पहले वाले से n, सेकेंड वाले से n-1, तो माइनस करोगे तो माइनस का n प्लस का 1, n कैंसिल, बेटा आ चुकी है आपके पास फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, इट इज कॉल्ड बीटा डी इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, आपको केवल ये डेरिवेशन याद करना है। ये है फ्रिंज विड्थ की हाइट, ओके, डार्क फ्रिंज विड्थ की। अब हम ब्राइट फ्रिंज विड्थ की भी हाइट निकाल लेते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ बैठा होगा, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट बैठा होगा। जैसे ये देखिए, ये ब्राइट है ना, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न आपका कुछ दूर का बन गया डार्क का, ओके, देन अगेन यहाँ पे डार्क शुरू हो गया, तो बीच में क्या बैठा है, एक ब्राइट बैठा हुआ है। क्लियर कि नॉट क्लियर। अगर मैं इसको डार्क का nth मानूं और इसको मैं डार्क का n-1 पोजीशन मानूं, तो दो nth पोजीशन और nth-1 पोजीशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या मेरे पास ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो मुझे ये ब्राइट, जिससे मैंने रेड से दिखाया है, मुझे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए है, तो मैं क्या करूंगा, y n डैश डार्क वाला माइनस y पीछे वाला n-1 डैश। क्लियर बेटा। तो देखिए y n डैश की वैल्यू यही है डार्क वाले के लिए, ओके। सो आप इसको n डैश से देखिए 2n+1 2d लैम्डा बाई 2 और 2 टाइम्स n-1+1 d लैम्डा बाई 2d सॉल्व कर दीजिए, तो आंसर क्या आ रहा है, d लैम्डा बाई d। क्लियर कि नॉट क्लियर। दिस इज बीटा ब्राइट, मतलब फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट कलर इक्वल्स टू d लैम्डा बाई स्मॉल d। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि देखिए कि जितना ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई है उतनी ही डार्क फ्रिंज की चौड़ाई है, मतलब दोनों बैंड जो बनेंगे वो इक्वल इक्वल विड्थ के बनेंगे। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर, क्योंकि दोनों सेम डेरिवेशन आ रहे हैं, तो दोनों जो बैंड बनेंगे वो इक्वल इक्वल विड्थ के बनेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। So the expression for fringe width shows that the fringe actually is equally spaced. Yes, the fringes are equally spaced on the screen. जो fringes होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्रीन पर equally spaced होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। fringes जो होते हैं वो स्क्रीन पर equally spaced हुआ करते हैं। क्लियर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। डन। यस। तो फ्रिंजेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, कि फ्रिंज की इंटेंसिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें आपको देखिए इंटेंसिटी भी दिखाई देगी। सो इंटेंसिटी किस तरीके से निकाली जा सकती है, देखिए हम इंटेंसिटी का डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो बच्चों इंटेंसिटी, ये एक डार्क है, डार्क की इंटेंसिटी 0 होती है, क्योंकि आपने देखा था कल की क्लास में कि I इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है बच्चों, I इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपने देखा था। अब जब दोनों वेव्स आपकी सेम सोर्स से मिल रही हैं, S1 S2 एक ही सोर्स के टुकड़े हैं,
यस बेटा। तो एक ही सोर्स के टुकड़े हैं, तो इनसे निकलने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड तो दोनों सेम ही होंगे, मतलब ए और बी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो आई मिनिमम जो था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम ए माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब प्रोपोर्शनलिटी में जीरो का स्क्वायर जीरो ही तो होगा, जीरो के प्रोपोर्शनल भला कोई नहीं होता है, जीरो ही होता है। क्लियर? सो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो देखिए आप यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी आपको कितनी मिल रही है, जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। एंड अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, कल हमने बताया था। सो ए प्लस ए का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू कितना, टू ए का होल स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा फोर ए स्क्वायर। डन? यस। तो ये देखिए आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू फोर ए स्क्वायर जो हमने डिराइव किया, और मिनिमम के लिए, है ना, तो सभी जितने भी ब्राइट फ्रिंज हैं, क्योंकि सबका क्या हो रहा है बेटा, कंटिन्यूअसली सभी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो सबकी इंटेंसिटी सेम आएगी आपकी, आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू फोर ए स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सपोज द टू इंटरफेरिंग वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड, ऑब्वियसली बेटा होगा भी, क्योंकि दोनों सेम सोर्स से अगर मिल रही तो उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा दोनों वेव्स का। सो आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस ए का होल स्क्वायर, सो आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू फोर टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर। सबकी इंटेंसिटी सेम होगी, ये देखिए, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी सबकी एक लेवल पे मिल रही है बच्चों, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ओके। कोई दिक्कत हो गई बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया ना? नाउ अगर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो आपने फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आपको कि आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हियर इट विल बी ए माइनस ए का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करोगे तो जीरो आ जाएगा। सो मिनिमम इंटेंसिटी इक्वल टू कितनी आएगी, जीरो। ऑल द डार्क फ्रिंज हैविंग जीरो इंटेंसिटी। क्लियर बच्चों? यस। नाउ अब बात करते हैं कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब कि इंटरफेरेंस आपका अच्छा मिले, समझने योग्य मिले, देखने योग्य मिले, है ना, आप उसको समझ पाओ, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? नंबर वन कंडीशन, द टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट। कल हमने बताया था कोहेरेंट सोर्स बहुत जरूरी है। तो कोहेरेंट सोर्स मतलब देखिए सेम फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बात क्या हो गया बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, ओके। देन नियरली सेम एम्पलीट्यूड, नियरली सेम एम्पलीट्यूड, ओके। और या तो फेज डिफरेंस जीरो हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही, इसी पे क्वेश्चन आता है, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक ना? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह खत्म हो गई है। सो these sources, these radiations having zero or constant phase difference. Clear beta? Yes. The two interfering waves planes must have the same plane of polarization. हाँ मतलब बेटा एक ही प्लेन में ये होनी चाहिए, इस तरीके से कि ये भी उसी प्लेन में, ऐसा नहीं कि आड़ी टेढ़ी वेव हो कि एक ऐसी आ रही है और एक ऐसी आ रही है, नो, एक ही प्लेन में पोलराइज्ड होनी चाहिए। क्लियर? Third, the two sources must be very close to each other and pattern must observe at a larger distance to have sufficient width of fringe. देखो भाई, आपको बीटा आपने पढ़ा, बीटा जो फ्रिंज विड्थ थी, आपने देखा कि बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ओके। अब आपको कॉन्ट्रास्ट चाहिए है, मतलब आपको फ्रिंज विड्थ अगर बड़े बड़े पट्टे चाहिए हैं जो कम से कम समझ में आए आपकी आंखों में, तो मतलब बीटा आपका सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बीटा बड़ा होना चाहिए, उसके लिए डी क्या होना चाहिए, बड़ा, और स्मॉल डी क्या होना चाहिए, छोटा। ये सुनो, स्मॉल डी मतलब स्लिट विड्थ, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम से कम, क्या होनी चाहिए, कम से कम। मतलब दो सोर्सेस हैं बहुत क्लोज होने चाहिए, द टू सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, यस और नो, द सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। एंड दूसरा जो पैटर्न है जहां आपने स्क्रीन रखी है, इसको लार्जर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? द पैटर्न मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एज अ लार्जर डिस्टेंस, ओके। सो बेटा पैटर्न जो होना चाहिए, जो स्क्रीन आपकी होनी चाहिए, वो सोर्सेस से काफी दूर रखी होनी चाहिए। अगर आप इसको दूर रखोगे तो आपके
फ्रिंजेस बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे, नहीं तो इतने छोटे छोटे हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ पे डार्क खत्म हो गया, कहाँ पे ब्राइट खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आई बच्चों? इसको इरेज कर दिया जाए। यस। नेक्स्ट, द टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अरे भैया मैंने बताया आपको कि वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, और वेवलेंथ एक होगी तो दोनों सोर्सेस एक ही कलर की बीम्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अगर आपने मल्टी क्रोमेटिक लाइट ले ली तो क्या हो जाएगा, अलग अलग कलर के अलग अलग आपके फ्रिंज वहीं पर सब इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये देखो यहाँ पे, क्लियर कि नॉट क्लियर? बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका बैंड चौड़ा बनने लगेगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका बैंड पतला बनेगा। मतलब कि रेड कलर का बीटा ज्यादा लैम्डा ज्यादा होता है तो रेड कलर की पट्टी चौड़ी चौड़ी बन जाएगी, और ब्लू कलर की बिल्कुल मरी मरी बन जाएगी, एकदम छोटी सी, समझ गए ना। और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करेंगी। तो इस समस्या से बचना है तो आपको मोनोक्रोमेटिक कलर, एक सिंगल कलर की रेस का इस्तेमाल करना चाहिए, otherwise the fringes of different color will overlap. Then हाँ, the two waves must be having the same amplitude for better contrast. कल मैंने बताया था कि दोनों waves जो आप इंटरफेयर कर रहे हो वो लगभग नियरली सेम एम्पलीट्यूड की लीजिए, तब आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब पता चला आपने एक ले लिया महाबली एम्पलीट्यूड की रेस, तो एक एकदम मरी सी, तो ये महाबली सब कुछ खा जाएगी बेटा, समझ में आ गया ना। फिर आपको पैटर्न इसी का दिखाई देगा, वो इसके सामने छोटी वाली वेव का पैटर्न गायब हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो द टू वेव्स मस्ट हैविंग सेम एम्पलीट्यूड फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। क्लियर? चलिए, कलर इन द थिन फिल्म्स हट गया सिलेबस में, हमारे सिलेबस में कलर इन द थिन फिल्म्स नहीं है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, एंड दिस इज द एंड ऑफ वेव ऑप्टिक्स पार्ट 1। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमने क्या क्या कवर कर लिया, देखिए कोहेरेंट सोर्सेस एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यस यही मैंने बताया था, कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ओके ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पूरा देख लिया, और इसमें एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ केवल आपको याद करना है, बीटा इज इक्वल्स टू कितना आया था, लेमडा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आपको याद करके जानी है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, डेरिवेशन इसका नहीं आएगा, ओनली फाइनल एक्सप्रेशन लिखा भी हुआ है। देन कोहेरेंट सोर्सेस हमने देख लिए क्या होते हैं, एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। क्लियर? अब हमारा टॉपिक आ रहा है डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। यस, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, कि सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होता है। सर डिफ्रैक्शन तो बाद में जानेंगे, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये डिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए डिफ्रैक्शन को समझेंगे। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो बेटा, लाइट जो होती है सीधे रास्ते में चलती है। ओके, लाइट रे, लाइट रे सीधे रास्ते में चलती है, यहां पर ये मान लीजिए कि ये लाइट रे जा रही है, ये सीधे रास्ते में चल रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट अगर आप इसके सामने, अब बेटा इस लाइट की कोई ना कोई वेवलेंथ है, क्या है, इस लाइट की कोई ना कोई वेवलेंथ है। यस, तो यहाँ पे इस लाइट की कोई ना कोई वेवलेंथ है, होगी नैनोमीटर में, कुछ भी साइज होगा एक, ओके, समथिंग समथिंग नैनोमीटर। क्लियर बेटा? अब अगर आप लाइट के रास्ते में लाइट की साइज से, यानी इसकी वेवलेंथ से भी छोटा पार्टिकल रख देते हैं, ये देखिए छोटा पार्टिकल, कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं, तो लाइट को बताइए सीधे निकलना चाहिए ना, अंदर तो नहीं जाना चाहिए, बोलिए सोनू। बट होगा क्या, यहां पर लाइट जो है इस प्रोहिबिटेड एरिया में भी घुस जाएगी, ये देखिए। क्लियर? मतलब जहां पर लाइट को छाया बनानी थी, लाइट नहीं घुसनी थी, वहां पे भी लाइट इंटर कर चुकी है। और मैंने आपको बताया था कि रे ऑप्टिक्स आपको कब देखने को मिलेगी, रे ऑप्टिक्स के लिए जब आपका ऑब्स्टेकल का साइज काफी बड़ा होगा, तब आपको रे ऑप्टिक्स देखने को मिलेगी। क्लियर? और जब ऑब्स्टेकल का साइज लाइट की साइज से भी कम होता है तब आपको वेव ऑप्टिक्स देखने को मिलती है। तो ये इफेक्ट जो होता है जिसमें लाइट क्या करती है, इंक्रोचमेंट कर लेती है, कब्जा कर लेती है, क्या कर रही है लाइट यहाँ पे, कब्जा। किसका कब्जा कर रही है? नॉन परमिटेड एरिया में घुस रही है। इस इफेक्ट को बोलते हैं आप डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्रैक्शन। और ये एक वेव फेनोमेनन है, ये लाइट से क्लियर, मतलब रे से क्लियर नहीं होगी, ये एक वेव फेनोमेनन है। क्लियर?
वेव नेचर से पता चलेगा डिफ्रैक्शन कैसे होता है। रे ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन को प्रूफ नहीं कर पाती है, बट वेव ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन को प्रूफ करती है। क्लियर बच्चों? चलिए आइए देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो। मतलब जहां छाया बननी थी वहां लाइट पहुंच गई, जहां छाया बननी थी, जहां अंधेरा होना था, वहां पर लाइट ने इंक्रोचमेंट कर लिया। ऑफ द ओपेक ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्लियर बेटा? यस, तो ओपेक सबस्टांस की जहां छाया बननी थी उस पर लाइट ने कब्जा कर लिया है, इंक्रोच कर लिया है, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। ये देखिए हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट से हमने यहाँ पर लाइट एमिट करी, और ये हमारे क्या है, दो ऑब्स्टेकल है बेटा, ये ऑब्स्टेकल नंबर 1 और ये ऑब्स्टेकल नंबर 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए यहां तक तो लाइट आनी चाहिए क्योंकि ये खुला हुआ है, और इसके ऊपर लाइट आनी चाहिए, इस इन रीजन में लाइट नहीं आनी चाहिए, लाइट नहीं आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है बच्चों? यस, तो यहाँ पे इन जगह पर इन जगह पर लाइट नहीं आनी चाहिए, जो आपको दिख रहे हैं, जो ब्लैक शेडेड है, जो ब्लैक से शेडेड है, इन जगहों पर लाइट नहीं आनी चाहिए। एग्री? अब बट देखिए होता क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे लाइट एमिट करेंगे, ये देखिए तो लाइट जो है अपने पास में, ये देखो नॉन परमिटेड एरिया, इसमें घुस गई है, देख लो। मतलब लाइट जो है ये ब्लैक वाली रीजन में यहाँ तक एंट्री मार गई है, इधर भी और इधर भी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए लाइट यहाँ पे भी एंट्री मार गई है। तो ये देखा आपने कि लाइट ने इंक्रोच कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ अ स्लिट, डिफ्रैक्शन एट ए स्लिट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लाइट यहाँ भी घुस चुकी है, जा चुकी है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डन। देखते हैं दूसरा ऑब्स्टेकल। ये अभी आपने स्लिट लिया है, अब आप एक ऑब्स्टेकल ले रहे हैं। तो देखिए ईमानदारी से ऐसा व्यू बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बच्चों? ये ऑब्स्टेकल है और जहां तक ऑब्स्टेकल है यहाँ पे क्या होना चाहिए? पूरा ब्लैक होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, बट होगा क्या बेटा, ये ऑब्स्टेकल की साइज बहुत पतली है, इसके कॉर्नर बहुत पतले हैं लाइट की वेवलेंथ की तुलना में, तो डिफ्रैक्शन हो जाएगा और लाइट इस तरीके से अंदर आ जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन एट एन ऑब्स्टेकल। ये ऑब्स्टेकल पर डिफ्रैक्शन कहलाएगा, एंड दिस इज, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे डिफ्रैक्शन। ठीक है, थ्योरेटिकली। सो है क्या डिफ्रैक्शन? लाइट का इंक्रोचमेंट, लाइट का कब्जा जो होता है ना, अनपरमिटेड एरिया में ही डिफ्रैक्शन है। जो एक्स और वाई आपको दिख रहे हैं, ये वाला रीजन आपका वाई है और ये वाला रीजन आपका एक्स है। यहाँ पे ये वाला रीजन एक्स है, ये रीजन वाई है। ओके, इन जगहों पर क्या हुआ है बेटा? डिफ्रैक्शन हुआ है। क्लियर? सो दिस इज डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, देखेंगे किस तरीके से हम डिफ्लेक्शन को फोकस करेंगे। डन? यस।